बहुत अच्छा लग रहा है मैम। जब से रिजल्ट निकला है तब से अजीब बहुत अच्छी खुशी हो रही है। और घर में सब खुश है। होना भी चाहिए। इतने संघर्षों के बाद आपको ये सफलता मिली है। जी। ठीक है। राजकुमार जी, आपका रेनेसा आईएएस के ऑनलाइन कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, थैंक यू। और बहुत बहुत बधाई आपको इस सक्सेस के लिए जिसके लिए आप रेगुलर लगे हुए हैं। तो धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी मैम, मैं मुख्यतः हजारीबाग के अमृत नगर गांव का निवासी रहा हूँ। मेरी हम्म। प्राथमिक शिक्षा यहीं अमृत नगर उच्च विद्यालय से हुई है। इसके पश्चात मेरा ग्रेजुएशन सतलम्बा महाविद्यालय से पूर्ण हुआ, जिसमें ऑप्शनल का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रहा। इसके पश्चात 19 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं सिविल सेवा की तैयारी प्रारंभ किया। और कुछ मंथ के लिए दिल्ली गया था, 6 मंथ के लिए, लेकिन वहाँ कोचिंग नहीं ले पाया था। उसके पश्चात मैंने डेडिकेटेड रूप से सिविल सर्विसेज के लिए ही दिया। इस बीच मैंने 7th जेपीएससी भी लिखा था, जिसमें मेंस में 9 मार्क्स से मैं चूक गया था। और इस बार मेरा ये दूसरा प्रयास है, जिसमें 156 रैंक मुझे प्राप्त हुआ है और मैं प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुआ हूँ। अच्छा राजकुमार जी, जैसा कि आप बताएं, क्या ग्रेजुएशन के बाद ही सिविल सर्विस की तैयारी शुरू किए थे? तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? पीटी मेंस एक साथ तैयारी की या दोनों अलग अलग? जी मैं यूपीएससी के लिए शुरू में फोकस था। तो उस समय मैंने बेसिक जो जीएस होते हैं, एनसीईआरटी होती है, उसको मैंने पूर्ण कर चुका था, 6 से 12 तक। और कुछ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स मैंने पढ़ चुका था। जब मैंने 7 जेपीएससी दिया था उस समय प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया था। और झारखंड की क्योंकि ज़्यादा वेटेज था, तो झारखंड हम मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था। उसके पश्चात मैंने मेंस के लिए क्योंकि पहले से प्रिपेयर नहीं किया था, तो टॉपिक वाइज प्रिपेयर किया। और क्योंकि कम समय मिला था, इसीलिए मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाया था, इसीलिए मैं 9 मार्क्स से रह गया था। लेकिन उस कमी को मैंने 13 जेपीएससी 11 से 13 जेपीएससी में पूर्ण करने का प्रयास किया, जिसके जिसके लिए रेनेसा आईएएस काफ़ी हेल्पफुल रहा मैम। इसके जरिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। उसमें रेनेसा आईएएस जो रवि सर हैं, उनके द्वारा बहुत सा ज़्यादा सपोर्ट किया गया, किस प्रकार से कोई क्वेश्चन में डाटा इंक्लूड करना है, ग्राफ बनाना है, किस प्रकार से पैराग्राफ चेंज करने हैं और बुलेट पॉइंट में लिखने हैं, सारे चीज़ों को गाइड किया गया। और काफ़ी हेल्पफुल रहा मैम। अच्छा, जैसे कि आप बोलें कि पीटी प्रीलिम्स की तैयारी है, तो प्रीलिम्स की तैयारी में सेकंड पेपर के किन बिंदुओं पर आपका ज्यादा फोकस रहा था, या जी फर्स्ट मैम, पेपर पे ज्यादा फोकस कर पाए? फर्स्ट पेपर क्योंकि मैं यूपीएससी के दौरान काफ़ी सिलेबस कवर कर चुका था और सिलेबस काफ़ी मैचिंग है और यूपीएससी से फर्स्ट पेपर का। और सेकेंड पेपर ये अलग हो जाता है, क्योंकि ये केवल झारखंड सब्जेक्ट उसमें शामिल होता है, ज़्यादा वेटेज होता है, 110 क्वेश्चन उसी से हो जाते हैं। तो मैंने एक स्पेसिफिक बुक को, झारखंड के बुक को कई बार सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी बार पढ़ा मैम, क्योंकि सिलेबस काफ़ी स्पेसिफिक है झारखंड के जीएस 2 का प्रीलिम्स में। तो टॉपिक वाइज मैंने काफ़ी बार पढ़ा, अपने से नोट्स बनाया उसको, और वैल्यू एडिशन करेंट से किया, और उसको बार बार रिवीजन किया मैंने। देखिए, जैसा कि आप पीटी के बाद मेंस में आते हैं, तो मेंस में एक लैंग्वेज पेपर होता है। तो आपका लैंग्वेज पेपर क्या रहा? मेरा लैंग्वेज पेपर खोरठा रहा मैम, क्योंकि मेरी मातृभाषा खोरठा ही रही है। मैं खोरठा से ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर पाया, तो खोरठा ही लिया था मैंने। अच्छा। तो जो खोटा आपका लैंग्वेज पेपर रहा तो उसके लिए क्या कुछ खास स्ट्रेटजी आपने बनाई कि उसमें ज्यादा मार्क्स आए? उसका प्रेजेंटेशन पर कुछ विशेष काम किए हैं आप? जी मैं 7th जेपीएससी में काफ़ी कुछ कर चुका था, तो 11 जेपीएससी में मैंने उसे ज़्यादा रिफाइन तरीके से किया। और मैं विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया, जिसमें से बी एन अवधार सर का एक नोट्स भी है, तो जो बुक के रूप में प्रकाशन हुआ था, उसको मैंने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया। और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास किया मैम, क्योंकि ये हमको समझ में पहले से आता था, हल्का लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो वर्णमाला पे काम किया, ग्रामर पे काम किया। और जब इसके फ्रैंक हो जाने के बाद, उसके बाद काफ़ी अधिक लिखा मैंने।
क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी कम है, तो मल्टीपल टाइम लिखने से काफ़ी आसानी है। तो जैसे मेंस पेपर में आपका पेपर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सबका स्ट्रेटजी अलग अलग होता है। तो जी आपने जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो पेपर 3 का है, उसमें आप कौन सा हिस्ट्री का कौन सा सेक्शन पे मेहनत किए और किस पे अटेंड किए? नहीं मैम, मैंने तो चारों चारों सेक्शन ही किया था। सबसे पहले तो मैंने स्पेसिफिक टॉपिक को उठाया था, और एक टॉपिक लेके उसको एनसीईआरटी से जो भी उसके यूजफुल कंटेंट्स होते थे उसको मैं लिखता था, और किस किस प्रकार से क्वेश्चन उससे अराइज हो सकते हैं उसको बना के, और उसका फ्रेमिंग करता था मैं ग्राफ और मैथ के साथ, हिस्ट्री के लिए भी। तो और जो हिस्ट्री में झारखंड पेपर का आप अटेंड किए या फिर एंशियंट, और कौन सा टॉपिक पे आप ध्यान दिए? अटेम्प्ट तो मैं क्योंकि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं जीएस पे ध्यान दिया मैम ज़्यादा। और झारखंड में मैं भी मल्टीपल टाइम पढ़ चुका था, तो काफ़ी फ्रेंडली था, तो उसमें भी लिखने में कोई समस्या नहीं आई, लेकिन प्रिपेयर उसको किया मैं। अच्छा। और जैसे कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट ही रहे हैं, तो तो इकोनॉमिक्स। विभिन्न डेटा होते हैं, सूचकांक निकलते हैं, विभिन्न प्रकार के करंट संबंधी मुद्दे उसमें जो आते हैं, वो टॉपिक वाइज उसमें करंट अपडेट होते के साथ मैं उसमें अपडेट करता गया मैम। न्यूज़पेपर हो या मैगजीन हो, उसके थ्रू डेटा को कलेक्ट करते गया। ग्राफ और अधिक से अधिक जो बार ग्राफ होते हैं, पाई चार्ट्स होती है, उनको इंक्लूड करने का प्रयास करता था। और जैसे जैसे सर टेस्ट लेते थे, उसके अकॉर्डिंग मैं उन टॉपिक्स को कंप्लीट करते हुए और क्वेश्चन लिखने का अभ्यास करता था मैं। तो जैसे कि आप बताएं कि आप रेनेसा आईएएस से जुड़े हुए हैं, तो रेनेसा आईएएस का मटेरियल आपको कितना हेल्पफुल रहा अपने आंसर को प्रिपेयर करने में? जी मैम, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। इसमें सर तो विभिन्न स्रोतों से बहुत ही कंसाइज करके सारा नोट्स तो उपलब्ध करा दिए हैं। तो ज़्यादा ये ही होता था कि जो और ज़्यादा कुछ मुद्दे होते थे और जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते थे जो उनको इंक्लूड करना था, वो इंक्लूड करता था। बाकी सर भी तो अपडेट कर ही देते थे। हम्म। तो जैसे आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी शामिल रहे हैं, तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम से आपका जो लेखन शैली में इम्प्रूवमेंट किस प्रकार हुआ? क्यों, कौन कौन सी कमियों को बताया गया जिसको आप इम्प्रूव करने का प्रयास किए? जी मैम, जैसे कि सर टॉपिक वाइज ही चलते हैं, और उसको नोट्स उपलब्ध कराते हुए बार बार उसको समझाने का प्रयास करते हैं, और उसको लिखने भी देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो लिखने के पश्चात जो भी एक एक बारीकी कमियां होती हैं, छोटी से छोटी गलतियां होती है, उनको सुधारने के लिए बताते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो इससे होता क्या है कि एक बेस्ट आंसर हम तैयार कर पाते हैं किसी टॉपिक पे, और उसको प्रिपेयर कर पाते हैं, जो कि काफ़ी आसान हो जाती है मैम एग्जाम के। अच्छा। तो साइंस जो टॉपिक रहा, साइंस भी बहुत वास्ट है जेपीएससी में, तो उसके लिए आप कुछ खास स्ट्रेटजी बनाए? जी मैम, मैं मुख्यतः साइंस के लिए जो नोट्स है वो, और एनसीईआरटी का जो बेसिक है 11 12 में, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है, उसको मैंने शामिल किया मैम। और उसमें जो चित्र हैं, ग्राफ्स हैं, उसको ज़्यादा उपयोग किया। तो आपका जो मीडियम रहा पूरा मेंस में, वो क्या रहा? हिंदी मीडियम रहा मैम। हिंदी मीडियम। तो ऐसा सब बोलते हैं कि हिंदी मीडियम से सफलता मुश्किल है, क्या ये सच है? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ मैम। भाषा तो एक माध्यम होती है, और जैसे हिंदी मीडियम में भी अगर प्रेजेंटेशन अच्छा रखा जाए, प्रवाह शैली रखा जाए, और जो उसमें एक प्रेजेंट होता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, उसमें मैथ्स इंक्लूड करना, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पे ग्राफ बना देना, ये सब बनाने से जो एग्जामिनर होता है उस पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और हिंदी हो या इंग्लिश दोनों में मार्क्स मिलते हैं मैम, मेरा ये मानना है। सही बात है। अच्छा राजकुमार जी, जैसा कि आप मेंस एग्जाम लिखे, मेंस और पीटी के बीच में तो टाइम बहुत कम मिला, है ना? जी तो जी। ये समय आप रिवीजन में ज्यादा टाइम दिए या फिर कुछ नए नोट्स को भी आप पढ़ पाए इस दौरान, खासतौर पे मार्च से लेकर आपका जून में ही हो गया था तो? मैम ये क्योंकि तुरंत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, तो यूपीएससी के दौरान काफ़ी पढ़ा हुआ था, सर भी काफ़ी मदद कर रहे थे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास किया मैम। एक एक ही टॉपिक पे बार बार कम से कम 2 3 बार लिख चुका हूँ। और
क्वेश्चंस कहीं से भी मेंस का लाता था, उसको मैं घर में अभ्यास करता था, लिखने का 3 घंटे डेडिकेटेड रूप से देता था और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास करता था खुद से ही। और जहाँ कमियां रहती थी उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करता था। बाकी सर का तो टेस्ट सीरीज और प्रिपेयर करता ही था मैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि लेखन शैली बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए क्या एक स्टूडेंट्स को रेगुलर बेसिस पे लिखना चाहिए, या फिर कुछ खास घंटे ही लिखना चाहिए, या फिर कुछ खास सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लिख देना चाहिए, क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? नहीं मैम, भले टॉपिक हमको आसान लगे लेकिन उसको और बेहतर बनाने के लिए हमें निरंतर लिखना लिखना चाहिए मैम। अधिक से रेगुलर प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि लेखन शैली ही एक ऐसी है जो हमें फाइनल सिलेक्शन में एज ला सकती है और फाइनल सिलेक्शन दिला सकती है। उनका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और और इसके लिए काफ़ी अभ्यास की ज़रूरत है मैम। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा अभ्यास किया। तो जैसे आप एक क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे थे, तो उसमें क्या क्या शामिल रहता था? जैसे पैराग्राफ होना चाहिए, पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, मानचित्रण का प्रयोग होना चाहिए, क्या क्या चीजों पर आप विशेष ध्यान दिए एक आंसर को प्रिपेयर करने में कंप्लीट? जी मैम, सबसे पहले तो इंट्रो के लिए मैं का कुछ हमेशा हर टॉपिक पे सोचता था कि मैं क्या इसमें इंट्रो लिख पाऊँ और किस प्रकार से प्रिपेयर कर पाऊँ। तो कुछ के लिए मैंने कोट्स का प्रयोग या तो मुख्य जो परिभाषा होती है उसको, या करेंट न्यूज से संबंधित उससे है रिलेटेड कंटेंट तो उसको इनपुट करने का प्रयास किया। कोई डेटा शुरू में ही मैं दे दूं, कोई रिपोर्ट दे दूं, तो ऐसा प्रयास किया। जैसे इकोनॉमिक्स में खास करके कोई पॉपुलेशन से मुद्दा है, जनसांख्यिकी का क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करता था कि जो लेटेस्ट डेटा अपलोड है अंकटाड का या किसी भी संगठन का, तो उससे मैं शुरुआत करने का प्रयास करूं। उसके बाद बॉडी में मैं ग्राफ का ज़्यादा उपयोग करता था। अगर किसी झारखंड से संबंधित क्वेश्चन है तो मैं पहले झारखंड का मैप बनाऊं। अगर किसी लोकेशन के बारे में मैंने आंसर में जिक्र किया है तो मैं ग्राफ में भी उसको दिखा दूं। जैसे कोई विद्रोह है तो कहाँ पे हुआ और उनके जो नायक हैं उसको दिखाने का प्रयास करूं ग्राफ के नीचे ही, और उसका क्षेत्र दिखाने का प्रयास करूं। इस प्रकार से मैंने बॉडी पर काम किया और पैराग्राफ बुलेट पॉइंट में लिखने का प्रयास किया, ताकि एग्जामिनर को कहीं भी दिक्कत ना हो, एक बार में सारे पॉइंट उसको दिख जाए। और लिखने के दौरान मैंने हेडलाइन भी नीचे किया था मैम, मेन मेन पॉइंट जो अच्छा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और कंक्लूजन के लिए भी उसको समराइज करने का प्रयास किया मैं। अच्छा, तो ये तो आपके लेखन शैली की बात हुई। तो एक स्टूडेंट को जेपीएससी की तैयारी में लगभग कितना टाइम मतलब लग सकता है? क्या कि कुछ महीनों में तैयार हो सकता है, या साल भर का लगता है कि लगना चाहिए समय? जी मैम, ये तो एक इंडिविजुअल पे तैयारी डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से पढ़ता है और उसका ये मैन सेटअप कैसा है, या उसको किस प्रकार से जो मटेरियल से या पढ़ने की क्षमता है वो कितनी है। लेकिन मैं औसत रूप से मानूंगा कि ये सिविल सेवा की तैयारी में कम से कम 1 से 2 साल तो लगते ही हैं मैम। हम्म। क्योंकि पूरे स्टैंडर्ड बुक्स और जो कंटेंट है उसको, और एक एक टॉपिक, क्योंकि जेपीएससी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो इसको हम्म। सारा प्रिपेयर करने में और स्मार्ट तरीके से करने में थोड़ा समय देना चाहिए। शुरू में ही मेंस का तैयारी मुझे लगता है कि करते रहना चाहिए। और प्रीलिम्स, हम्म। क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स पेपर वन में खास करके काफ़ी सेम मैच हो जाते हैं, तो मेंस का हम्म। तैयारी निरंतर प्रयास शुरू कर देना चाहिए मैं। तो जैसा कि आप लोग का मेंस हुआ, और मेंस से लेकर इंटरव्यू के बीच में बहुत लंबा गैप हो गया, लगभग साल भर का गैप आप लोग का हो गया था। तो इस गैप के दौरान आपने क्या प्लान रखा, कैसे आपने इंटरव्यू की तैयारी किए? जी मैम, बहुत मेरा तो था कि मैम मैं जब गैप हुआ तो उसमें मेरा था कि सीडीपीओ का रिजल्ट आ गया तो मैं उस मेंस में लग गया। उसके बाद मैं बीपीएससी में प्रीलिम्स भी दिया तो उसमें भी क्रैक हो गया, तो बीपीएससी मेंस में लग गया। तो मुझे ज़्यादा तो इंतजार नहीं करना पड़ा, मैं किसी तरीके से अब स्टडी से ही जुड़ा रहा। और कुछ 1-2 मंथ अगर बिताना भी पड़ा तो मैं इंटरव्यू के लिए सर हमेशा गाइड करते रहे, डेली क्लास लेते रहे रवि सर, और हमेशा बोलते रहे कि लगे रहो और कुछ ना कुछ इंटरव्यू के लिए तैयारी करते रहो। तो उस बीच मैंने इंटरव्यू के लिए ही दिया मुख्य रूप से, और काफ़ी तो हेल्पफुल जैसे हुआ। रवि सर के द्वारा भी इंटरव्यू प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे चलाया गया, तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कितना हेल्पफुल रहा, कितना प्रिपेयर कर पाए आप खुद को उसके लिए? जी मैम, क्योंकि रवि सर ने लगातार क्लासेस जारी रखी। उन्होंने बीच में 2 दिन छोड़ के या
ऐसा क्लास चलाए, लेकिन हमेशा निरंतर लगे रहे और हम लोग भी क्लास करते रहे। मैं भी एक रेगुलर क्लास करता रहा और नए नए टॉपिक पे, क्योंकि सर जो क्वेश्चन अराज हो सकते हैं और जो मुख्य मुद्दे होते हैं उस पे काफी एक बेस्ट व्यू देने का प्रयास करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों पे चर्चा करते हैं। और इंटरव्यू में क्या अच्छा एक आंसर दिया जा सकता है उसको फ्रेमिंग भी करते हैं। तो उस क्लासेस से काफी आसानी हुई मैम, किसी भी मुद्दे पे बोलने का तरीका हो या भाषा शैली हो, व्यक्तित्व हो, वहाँ पे कैसे बिहेव करना है, किस प्रकार से रहना है, बैठने का तरीका क्या हो, एक एक चीज़ें पे बात की गई, जिससे मुझे काफी आसानी हुई। और मैं इंटरव्यू से बाहर थोड़ा नर्वस हुआ मैं, लेकिन अंदर हम्म। जाते हुए काफी कंफर्ट महसूस हुआ और मैं आसानी से अच्छे तरीके से सभी आंसरों को दे पाया। तो आपका तो इंटरव्यू में एक बार ऑनलाइन भी लिया गया था, ऑफलाइन भी लिया गया था, तो आपको वो मतलब प्रिपेयर करने में हेल्पफुल रहा ना? बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा। ऑनलाइन में कॉन्फिडेंस आया और ऑफलाइन जब गया तो बॉडी लैंग्वेज और जो एक तरीका होता है उनसे अच्छे से उसमें सीख सुधर पाया मैंने, सुधर। तो वहाँ काफी अच्छा। आसानी सुधार हुआ। अच्छा, हाँ। तो ये जो पूरी आपकी जर्नी रही, उसमें बहुत सारी आप चुनौतियों को देखे होंगे, है ना? बहुत सारा, एक तो लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो उन जी सारी चुनौतियों को निपटने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी रहा? कैसे खुद को मेंटेन रखें रेगुलर बेसिस पर? जी मैम, मेरा तो काफी अधिक समय लगा। मैं ग्रेजुएशन 2019 में किया, तो यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट किया। तो दिल्ली में मैं, क्योंकि कोचिंग का फीस काफी ज्यादा था, तो मैं नहीं ले पाया। और फिर गांव में ही एक लाइब्रेरी भैया लोग के द्वारा बनाया गया, उसको मैनेजमेंट किया और उसमें पढ़ स्टडी किया। तो ये जर्नी काफी लंबा हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो बीच में काफी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, कभी कोई कोई डिमोटिवेट भी कर देते हैं। और काफी बुक्स वगैरह और टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए, क्योंकि एक साधारण परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती है। लेकिन मोटिवेशनल स्पीच हो गया, सर के द्वारा जो स्टेटस कभी कभी लगाया, उनके द्वारा जो मोटिवेशन दिया जाता रहा, उससे मैं अपने आप को संभालता रहा मैम। और कभी लो फेज में मैं उससे निपटने का प्रयास किया और निरंतरता बनाए रखा मैम, हमेशा से मैं। तो ईश्वर का कृपा रही कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। और और घर अब वाले भी आपका काफी तो सपोर्ट भविष्य में, किए। हाँ, खैर घर वालों के तो सपोर्ट के बिना कोई भी स्टूडेंट को आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो मान लिया सपोज राजकुमार जी, अगर कोई नए अभ्यर्थी रेनिसा आईएएस से जुड़ना चाहते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे यहाँ के मटेरियल के संदर्भ में, कि क्या मैं तो विशेषता है यहाँ के मटेरियल के संदर्भ में, आप बता सकते हैं नए मैं अभ्यर्थियों के लिए? मैं तो मानता हूँ कि कोई अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है, तो वो रेनेसा से जुड़ जाए। तो मैं बोलूंगा मैम 2-4 साल और बच जाएंगे। जैसे मैं अगर पहले जुड़ पाया होता तो मुझे और कम समय लगती। जैसे 7 में नहीं जुड़ पाया था मैं रेनेसा से, हम्म। तो हम्म। मुझे लगा कि काफी चूक हुई। और हाँ। एक नया अगर अभ्यर्थी है और रेनेसा से जुड़ता है, तो उसको मेहनत काफी कंसाइज हो जाता है मैम, क्योंकि एक बेटर क्वालिटी के साथ एक नोट्स भी प्रदान किया जाता है, सब चीज गाइड भी कर दिया जाता है शुरू से। और यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत है मैम निरंतरता। हम्म। चाहे कितनी भी नेगेटिव बातें हों या कभी कभी जो होता है कि कभी डिले हो जाता कुमार जी, जैसा कि आप आंसर राइटिंग में भी जुड़े हैं और मटेरियल भी आप यूज किए हैं और स्टूडेंट को आपने इसकी बारीकियां बताई, है। ये जी बताइए कि क्या ये जो पूरा प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए काफी फ्रूटफुल रहा है? जी मैम। कैसे लगता है फ्रूटफुल है? जी मैम, अगर कोई बिगनर है और वो रेनेसा से जुड़ जाता है, तो सबसे पहले तो उसको विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकें होती है, विभिन्न प्रकार के जो उलझने होती है कि मैं किस मटेरियल को फॉलो करूँ, और किसे ना फॉलो करूँ, कितना पढूं कितना ना पढूं, और विभिन्न प्रकार के जो एक स्टूडेंट में समस्याएं आती है, वो इससे समाधान हो जाता है मैम। क्योंकि इससे जुड़ने से सर टॉपिक वाइज कंप्लीट कराते जाते हैं और नोट्स भी उपलब्ध कराते जाते हैं, जो कि पूरा कंसाइज होता है, सारी उसमें चीजें उपलब्ध होती है। और उसका आंसर राइटिंग भी निरंतरता बेसिस पे कंप्लीट किया जाता है। और प्रीलिम्स के लिए भी विभिन्न टॉपिक को फॉलो किया जाता है, उसको समझाया जाता है। और इससे
मेंस में खास करके मैं बोलूंगा कि उससे ज़्यादा फिर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ की मटेरियल फॉलो कर लेने के बाद थोड़ा हम्म, वेरिएशन कर ही करवा देते हैं, उसको करने के बाद काफ़ी आसान हो जाती है, सिलेबस काफ़ी आसान लगने लगता है मैम। और अच्छा, उसको भटकना नहीं पड़ता है एक स्टूडेंट को मैम। अच्छा। बाकी इंटरव्यू तो सारा क्लासेस लेते ही हैं सर। तो काफ़ी जैसा आसान। कि देखिए, पूरा तैयारी के दौरान सोशल मीडिया में बहुत सारे र्यूमर भी होते रहते हैं जिससे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो आप न्यू स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे वो खुद को कंसंट्रेट रखें? जी मैम, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जब नोटिफिकेशन आता है तो तैयारी में लग जाते हैं, और कुछ नेगेटिव न्यूज आने के बाद तैयारी छोड़ देते हैं। और मैं मानता हूँ, और सर का खासियत है और रेनेसा का खासियत है, आपका भी खासियत है मैम, किसी भी नेगेटिविटी को छोड़ के हमेशा निरंतरता बनाए बनाए रखते हुए क्लासेस करते हैं। तो मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि नेगेटिविटी आएंगी, न्यूज आएंगी, क्योंकि झारखंड अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा। और एग्जाम तो होंगे ही, आज हो चाहे कल हो, होना है ही। जैसे अभी 1 साल के बाद रिजल्ट आया ये, तो हम्म। आया है तो वैसा नेगेटिविटी से दूर रखे अपने आप को। उस प्रकार की अगर कहीं नेगेटिविटी बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती है तो उस ग्रुप से ही लेफ्ट हो जाए, वहां से लेफ्ट हो जाए, अपने आप में सकारात्मकता बनाए रखें। अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया और जहाँ तहाँ जुड़ने का प्रयास ना करें, और अपनी निरंतरता बनाए रखें। यही सफलता का मूल मंत्र है। और पेशेंस बहुत रखें। सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिजर्विंग भी हैं, लगता है उनको किस बार होना चाहिए था पर उनका नहीं हो पाया। तो भविष्य में वैसे स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या शुभकामनाएं रहेंगी? जी मैम, मैं मानता हूँ कि जो 864 स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए चयनित हुए थे, वो काफ़ी टैलेंटेड थे, और मैं देखा भी मैम, एक से एक स्टूडेंट थे वहाँ पे। तो ऐसा भी हो सकता है मैम कि मेरे से कुछ अधिक टैलेंटेड कैंडिडेट्स का भी नहीं हुआ हो। तो ये थोड़ा थोड़ी लक और थोड़ी जो एक तो होती है कि सारा बॉक्स टिक नहीं कर पाना, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक या गलतियां रही हो, उसमें सुधार करने का प्रयास करें। पिछले बार भी मुझे भी बोला गया था कि चयनित स्टूडेंट के द्वारा कि इस बार नहीं हुआ तो आपका जरूर होगा, जैसे प्रदीप जी ने बोला था मुझे कि नेक्स्ट टाइम हम्म। आपका पक्का होगा। तो मैं भी उनको कहना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत नम्रों से या कुछ कारणों से आप चूक चुके हैं, तो आप निरंतर प्रयास करते रहे, नेक्स्ट टाइम आपका भी जरूर होगा। सही बात है। ये बताइए कि आप जैसे अब आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में चयनित हो चुके हैं, अब आफ्टर ट्रेनिंग आपकी क्या क्या प्रायोरिटी रहेगी, आप किस क्षेत्र में विशेष काम करना चाहेंगे? जी मैम, मैं प्रशासनिक सेवा के दौरान मुख्यतः शिक्षा, महिलाओं महिलाओं के लिए योजनाओं का अच्छे से क्रियान्वयन, किसी भी विसंगतियों जो होती है एक योजनाओं को पहुंचाने में क्रियान्वयन से संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। और चाहूंगा कि ये जो विभिन्न प्रकार के मिस इंफॉर्मेशन जो फैलाए जाते हैं, और किसी भी जो गरीब से गरीब लोगों को प्रशासन तक पहुंचने में समस्याएं आती है, उसको दूर करने का प्रयास करूंगा मैम। और मैं जनता से जुड़ के काम करने का प्रयास करूंगा, चाहे वो शिकायत पेटी हो या ग्रीवेंस रिड्यूसियल मैकेनिज्म हो, उसको मैं आसानी से करने का प्रयास करूंगा। किसी भी समस्या गरीबों को ना आए, सभी योजनाओं का लाभ ले सके, उसके लिए प्रचार प्रसार हो। या क्योंकि मैं झारखंड से हूँ और सभी यहाँ की समस्याओं को समझ पाया हूँ, तो उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा मैं। बहुत अच्छा राजकुमार जी, आप बहुत मेहनती रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे वर्क किए हैं जिसका परिणाम आपको सफलता के रूप में मिला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके चयन से झारखंड का भी बहुत विकास होगा। विभिन्न क्षेत्रों में आप जहां भी जाएंगे अपना बेहतरी के लिए अपने बेहतर कार्य करेंगे और आपका भविष्य उज्जवल हो, स्वर्णिम भविष्य की हम आपको शुभकामना देते हैं। थैंक और यू मैम। उम्मीद करते हैं कि जब भी भविष्य में आवश्यकता पड़े, आप जो भी आने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी पूरी पूर्ण सहायता करें। जी मैम, हमेशा उपलब्ध रहूंगा मैं इसके लिए। ठीक है, आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। ठीक।